तत्सुया एक ऐसा बदकिस्मत बच्चा था जो मैजिक नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी माँ हमेशा उसकी बेइज्जती करती थी और बचपन से ही उसे परेशान करती रही। तत्सुया की माँ ने उसके पैदा होने से पहले कई बार उसे मारने की कोशिश की। तत्सुया पर टॉर्चर हर दिन खतरनाक होता गया। उसके चौथे जन्मदिन पर उसकी माँ ने उसे एक इलीगल सर्जरी के लिए मजबूर किया। उसकी माँ ने अपनी ब्रोकन माइंड एबिलिटी से तत्सुया के दिमाग को डिस्ट्रॉयड करने की कोशिश की। हालांकि तत्सुया पर यह प्रक्रिया काम नहीं की। उसकी माँ ने उसके सारे इमोशंस और इच्छाओं को खत्म कर दिया। चाहे तत्सुया कितना भी रोया या मदद के लिए चिल्लाया हो, उसकी माँ ने उसे लेबे के एक चूहे की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने उसे अपनी बहन का सिर्फ एक बॉडीगार्ड बना दिया। लेकिन उसी दिन से तत्सुया ने सीक्रेटली मानव इतिहास में सबसे पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव मैजिक को डेवलप कर लिया। साथ ही उसने मरे हुए लोगों को जिंदा करने की पावर भी हासिल की। लेकिन उसने ये सब अपनी माँ और बहन से छुपा कर रखा। जब वो प्लेन से सफर करते हैं तो उसकी माँ और बहन फर्स्ट क्लास में बैठकर शानदार खाना खाते, जबकि वो अकेले इकोनॉमी क्लास में बैठता। एक दिन मियुकी ने उसे सामान उठाते हुए देखा और अपने ही सगे भाई से भी नफरत करने लगी। उसने सोचा तत्सुया बस एक नौकर है। उसकी माँ ने उसे समझाया कि इस बात पर ध्यान न दे। मियुकी को तत्सुया की ओर देखने से भी नफरत थी। वो चाहती थी कि तत्सुया मर जाए। जब वे विला पहुंचे, मेड हनामी ने उनका स्वागत किया। फिर मियुकी ने बाहर टहलने को कहा। उसकी माँ ने मियुकी से कहा कि अपने नौकर को साथ ले जाओ। मियुकी इस बात से चिढ़ गई। बाहर चलते हुए उसने बस यही सोचा कि उसका भाई कितना बेकार है, क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। तभी तात्सुया ने उसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ा ब्लैक आदमी जानबूझकर मियुकी को पीछे धकेलने लगा। 3 सोल्जर्स ने उन्हें मारने की धमकी दी, लेकिन तात्सुया अपनी बहन को बचाने के लिए आगे आया और उन्हें अफ्रीका लौटने को कहा। हालांकि उसकी बात सुनकर वो आदमी गुस्से में एक मैजिकल हमला करने लगा, लेकिन तात्सुया ने उसे आसानी से रोक दिया, जिससे मियुकी चौंक गई। जब वो आदमी लड़ाई के लिए आया तो तात्सुया ने उसे वार्निंग दी कि वो गलती कर रहा है। फिर जब उस सोल्जर ने पहला हमला किया तो तात्सुया ने उसे चकमा देकर उसके पेट में मुक्का मारा, जिससे वो घुटनों पर आ गया। बाकी दोनों सोल्जर्स ये देखकर दंग रह गए, लेकिन तात्सुया ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। चलते समय मियुकी ने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई इतना स्ट्रांग हो सकता है, और पहली बार उसे अपने भाई के लिए एक अलग तरह की फीलिंग महसूस की। विला में मियुकी ने हनामी से कहा कि उसके भाई ने उसे बचाया, लेकिन तात्सुया ने बताया कि वो सिर्फ अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। लेकिन तात्सुया के जाने के बाद मियुकी रोने लगी और सोचने लगी कि आखिर क्यों तत्सुया को उसका सर्वेंट बनना पड़ा। नहाने के बाद हनामी ने मियुकी को बताया कि उनकी माँ की हालत उनकी जानलेवा बीमारी के कारण खराब हो रही है, इसलिए अब मियुकी को उनके परिवार के लिए रॉयल पार्टी में जाना होगा। साथ में तात्सुया भी जाएगा। जब वो लिमुजीन में निकले तो हनामी का दिल टूट गया, क्योंकि वो सिर्फ एक एआई रोबोट थी और तात्सुया एक असली इंसान। उसने मन ही मन सोचा कि काश ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के करीब हो पाते। पार्टी में पहुंचने पर मियुकी के अंकल ने उनका स्वागत किया और बाकी परिवार से मिलवाया, लेकिन उन्होंने तात्सुया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मियुकी के 2 चचेरे भाई अयाको और फूमिया मियुकी से मिलने के लिए एक्साइटेड थे और तात्सुया के बारे में पूछने लगे। जैसे ही उन्होंने तात्सुया को देखा, वे उससे बात करने के लिए दौड़ पड़े। मियुकी ने देखा कि उन बच्चों के पिता इस बात से नाराज थे कि वो असली उत्तराधिकारी को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन मियुकी ने पहली बार अपने भाई को मुस्कुराते हुए देखा और उसे जलन होने लगी कि तात्सुया कभी उसके लिए इस तरह नहीं मुस्कुराए। हालांकि योत्सुबा फैमिली ने तात्सुया को सिर्फ एक औजार के रूप में देखा। उसे लगा कि उसे भी अपने भाई को एक नौकर की तरह देखना होगा और उसके करीब नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस पल जब उसने तात्सुया को फिर से मुस्कुराते हुए देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। कुछ हफ्ते बाद जब हनामी फोटो ले रही थी तो उसने तात्सुया की उदास नजर देखी और मियुकी से कहा कि वो अपने भाई के साथ एक फोटो ले, लेकिन तात्सुया को अपनी माँ से परमिशन लेनी पड़ी। जब उसे परमिशन मिली तो वो दोनों फोटो के लिए साथ में बैठे। फोटो खिंचवाते वक्त मियुकी लास्ट टाइम में फोटो के लिए मुस्कुराती है, लेकिन तभी उनकी बोट स्पीड से चलने लगी और कैप्टन ने उन्हें सतर्क किया कि एक सबमरीन उनका पीछा कर रही है। जब सबमरीन ने उन पर मिसाइल्स लॉन्च की तो तात्सुया ने टाइम को धीमा किया और अपने मैजिकल पावर से मिसाइल्स के टुकड़े कर दिया। मियुकी हैरान थी कि उसका भाई बिना किसी मैजिक डिवाइस के मैजिक कैसे कर सकता है। रात को नेवी के कमांडर ने जांच शुरू की कि उन पर मिसाइल्स क्यों छोड़ी गईं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। मियुकी ने उनसे कहा कि उनका समय बर्बाद न करें। घर के बाहर वो बड़ा ब्लैक आदमी फिर से तात्सुया से मिला। जब उसके लीडर को पता चला कि तात्सुया वही इंसान था जिसने उसे हराया था, तो उसने अपने जूनियर को माफी मांगने को कहा। तात्सुया ने उसे माफ कर दिया और सोल्जर्स वहां से चले गए। जाते समय लीडर ने तात्सुया को उनके बेस पर आने और उनके साथ ट्रेनिंग करने का इनविटेशन दिया। अगले दिन हनामी ने मिया को बताया कि उसे एक डांस के लिए इनवाइट किया गया है। इसी वजह से उसने तत्सुया को बुलाया और कहा कि वो कैप्टन्स की ट्रेनिंग के लिए जाए। हालांकि मियुकी ने कहा कि वो अपने भाई के साथ जाना चाहती है और वादा करती है
कि वो सिर्फ सोल्जर्स की कॉम्बैट स्किल्स को देखना चाहती है। उसकी बात सुनकर उनकी मां मान जाती है, लेकिन उसने तत्सुया को ऑर्डर दिया कि पब्लिक में वो अपनी बहन को मैजेस्टी के बजाय उसके नाम से बुलाए, ताकि बाकी लोग को पता ना चले कि तात्सुया उसके लिए बस एक नौकर है। घंटों बारिश में चलते हुए दोनों नेवी बेस पर पहुंचे और वहां सभी सोल्जर एक साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। आखिर में सोल्जर्स ने बिना मैजिक का यूज किए एक दूसरे से लड़ना शुरू किया। कैप्टन ने तात्सुया से पूछा कि क्या वो इसे आजमाना चाहता है। अपनी बहन की ओर देखते हुए तत्सुया ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए कमांडर ने शिबा को तात्सुया से लड़ने को कहा, यह कहते हुए कि शिबा कॉलेज में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन था। जैसे ही उन्होंने अपनी स्टैंसेस ली, शिबा ने उससे यह मजाक में लेने को कहा। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, शिबा ने आगे बढ़कर तात्सुया पर वार करने की कोशिश की, लेकिन तात्सुया ने उसकी चेस्ट पर एक वार किया, जिससे वो घुटनों के बल गिर गया। कमांडर ने तत्सुया के खिलाफ हारुतो को लड़ाई के लिए बुलाया और उसे अपनी पूरी ताकत का यूज करने को कहा। हारुतो ने तत्सुया को नीचे गिराने के लिए एक किक मारी, लेकिन तात्सुया उसके हर वार से आसानी से बच गया। हालांकि एक सोल्जर और भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि तत्सुया इस तरह लड़ रहा था जैसे उसे डेडली कॉम्बैट का एक्सपीरियंस हो। हर बचाव के साथ तात्सुया ने दूरी बढ़ाई ताकि उसका अपोनेंट छिपे हुए हथियार का यूज ना कर सके। बचे हुए वारों को चकमा देने के बाद तत्सुया ने वापस हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों वार रोक दिए गए। जब हारुतो ने लड़ाई खत्म करने की कोशिश की तो तात्सुया ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया, जिससे मैच खत्म हो गया। उसकी बहन उसकी पावर से हैरान थी, लेकिन एक बड़े काले आदमी ने तत्सुया को आखिरी लड़ाई के लिए ऑफर दिया, यह दावा करते हुए कि वो बदले के लिए नहीं लड़ रहा है। कमांडर ने फिर भी तात्सुया से पूछा कि क्या वो लड़ाई के लिए तैयार है, और जब तात्सुया ने इसके लिए हाँ कहा तो मियुकी अपने भाई के बारे में चिंतित हो गई। लेकिन तात्सुया ने उसे बताया कि उसे कुछ नहीं होगा। दोनों ने अपनी पोजीशन ली और सोल्जर ने तुरंत अपनी स्पीड को मैजिक से बढ़ा दिया, लेकिन तात्सुया ने छलांग लगाकर खुद को दूर कर लिया। मियुकी को लगा कि मैजिक का यूज करना चीटिंग है, लेकिन तात्सुया ने मियुकी का नाम लेकर कहा कि उसे असली दुनिया में मैजिशियन से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही वो उसके हमलों को चकमा देता रहा, मियुकी सोचने लगी कि तात्सुया ने सच में पहली बार उसका नाम लिया। तत्सुया ने अपनी पावर्स का यूज करना शुरू किया। जैसे ही सोल्जर उसकी ओर बढ़ा, तभी तत्सुया ने अपने ग्रैंड डेमोलिशन पावर को एक्टिव कर दिया, जिससे सोल्जर की स्पीड रुक गई और तात्सुया ने उसे गिरा दिया। मैच खत्म होने के बाद सोल्जर ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली, फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि वो नेशनल एयर डिफेंस फोर्स से है और उसका नाम डैनी बोनर है। तत्सुया ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया और डैनी ने उसे गले लगाते हुए कहा कि तुम मुझे कॉल कर सकते हो अगर तुम कभी भी बोर हो तो। 3 दिन बाद मियुकी ने सोचा कि उसका भाई पूरा दिन एनिमे देखकर समय कैसे बर्बाद कर सकता है, बजाय इसके कि वो कुछ और बेहतर करे। उस दोपहर को जब वो चाय पी रहे थे, तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। नेशनल डिफेंस फोर्स ने अनाउंसमेंट की कि उनके डिफेंसिव शिप्स को दुश्मन फोर्स ने डुबो दिया है, इसीलिए सभी को आइलैंड से सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। तात्सुया उन्हें आइलैंड के शेल्टर तक ले जाने के लिए कमरे में एंटर हुआ। तभी फोन बजने लगा और कॉल पर माया यानी मिया की जुड़वा बहन थी, जिसने तात्सुया की पावर को फ्री कर देने को कहा। माया ने कहा कि वो तत्सुया की पावर को रोकने वाले लिमिटर को बिना कुछ किए बंद कर सकती है, इसलिए मिया मान जाती है और फोन काट देती है। कुछ मिनट बाद एक आर्मी टैंक उन्हें शेल्टर तक ले गया। वहां पहुंचने पर डैनी उनका पर्सनल बॉडीगार्ड बनता है और उन्हें अपने दूसरे साथी सोल्जर के साथ एक कमरे में इंतजार करने को कहता है। जब शेल्टर तैयार किया जा रहा था तो उनके साथ एक दूसरा परिवार भी था, लेकिन हनामी को कुछ अजीब लगा, क्योंकि शेल्टर पहले से हमेशा खतरनाक हालातों के लिए तैयार रहते हैं। इसी समय तात्सुया ने मियुकी को शांत करने की कोशिश की और उसे बताया कि वो हमेशा उसका साथ देगा। उसका नाम सुनकर मियुकी सोचने लगी कि तात्सुया ऐसा क्यों कह रहा है। तभी तात्सुया खड़ा हुआ और बंदूकों की आवाजों की वाइब्रेशन महसूस की। थोड़ी देर बाद कुछ दूरी से गोलियों की आवाज आई। जब हनामी ने पूछा कि वो आवाज कहां से आ रही है, तो तात्सुया ने बिल्डिंग को एनालाइज किया और महसूस किया कि इस कमरे में एक मैजिक इनहिबिटर लगाया गया है ताकि उनकी मैजिक पावर को रोका जा सके। माया ने तात्सुया को बाहर की जांच करने का ऑर्डर दिया। फिर मिया ने अपनी एबिलिटी से तात्सुया का लिमिटर हटा दिया, जिससे उसकी पावर फ्री हो गई। फिर जैसे ही वो बाहर गया, उसने देखा कि गार्ड्स एक दूसरे पर गोली चला रहे थे और होटल के अंदर गार्ड्स उन्हें शेल्टर तक ले जाने के लिए तैयार थे। लेकिन माया ने उन्हें पहले दूसरों को ले जाने को कहा, क्योंकि वो तात्सुया का इंतजार कर रही थी। पर असल में उसने हनामी को बताया कि वो तात्सुया की परवाह नहीं करती है, बल्कि वो ये इसलिए कह रही है क्योंकि वो इन सोल्जर्स पर भरोसा नहीं कर सकती। उसी पल डैनी अंदर आया, लेकिन उसके साथियों ने उस पर भी गोली चलानी शुरू कर दी, जबकि वे ध्यान भटकाने में लगे थे। हनामी ने एक प्रोटेक्टिव बैरियर डालने की कोशिश की, लेकिन एक सोल्जर ने उनकी फोर्स फील्ड को तोड़ दिया और उनके मैजिक करने की एबिलिटी को भी खत्म कर दिया। डैनी अपने साथियों पर चिल्लाने लगा कि वो होश में आए, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि वो एक मैजिशियन है
जिसे अपनी पावर के कारण खुद को राजा की तरह मानता है, इसलिए तुम हमारे स्ट्रगल को कभी नहीं समझ सकते। डैनी अपने हथियार डाल देता है और उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि वो उनका दोस्त है, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान हटा, मियुकी ने अपनी फ्रीजिंग मैजिक का यूज करके उनमें से एक को खत्म कर दिया। सोल्जर अपने साथी की मौत से गुस्सा हो गया और मियुकी और उसके परिवार पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही मियुकी मरी, एक सोल्जर तुरंत गायब हो गया। तात्सुया के वहां आते ही उसने बाकी सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया और अपनी बहन को बचाने के लिए उसकी तरफ भागा। उसने अपनी बहन के सीने पर हाथ रखा और अपनी अल्टीमेट एबिलिटी का यूज करना शुरू किया और अपनी बहन को वापस आने को कहने लगा। अपने कॉन्शियसनेस में मियुकी ने महसूस किया कि वो सच में मरने वाली है, लेकिन तात्सुया की आवाज उसकी कॉन्शियसनेस तक पहुंचने की कोशिश करती है। हालांकि मियुकी सोचने लगी कि तात्सुया उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि उसने हमेशा उसको इग्नोर किया था। मियुकी ने सोचा कि काश उसने मरने से पहले तात्सुया से माफी मांग ली होती। मियुकी की सारी ताकत खत्म हो गई और जैसे ही वो मरी, एक मैजिक सर्कल उसकी ओर आने लगा और उसके घाव भरने लगे। जैसे ही वो उठी, उसने महसूस किया कि उसका भाई दुनिया में सबसे अमेजिंग पावर रखता है। उसकी आंखें खुली और उसने तात्सुया का चेहरा देखा। जब तात्सुया ने उसे पहली बार गले लगाया, तो मियुकी ने भी उसे गले लगा लिया। जब उसने उठकर देखा तो पाया कि उसकी मां मर चुकी थी। तात्सुया ने अपनी गन निकाली और अपनी मां की तरफ पॉइंट कर दी और अपनी पावर से उनके घाव भरते हुए उन्हें जिंदा कर दिया। इसके साथ ही उसने हानामी के घाव भी ठीक करना शुरू कर दिया, लेकिन हानामी चौंक गई क्योंकि इस दुनिया में कोई हीलिंग मैजिक मरे हुए को वापस जिंदा नहीं कर सकता था। 30 मिनट बाद आर्मी के लीडर ने अपने सोल्जर्स के विद्रोही बनने के लिए माफी मांगी, लेकिन यह भी बताया कि एक बड़ा शिप्स का झुंड उनकी ओर बढ़ रहा है और 80% डिफेंस फोर्स पूरी तरह खत्म हो चुका है। तात्सुया ने सिचुएशन को समझता है और अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जाने और उसे आर्मर्ड सूट और मिलिट्री इक्विपमेंट देने को कहा। लीडर ने पूछा कि उसे ये सब क्यों चाहिए। तात्सुया ने कहा कि उन्होंने उसकी बहन को मारा, इसलिए वो उन्हें राख में बदल देगा। लीडर ने तात्सुया की बात मानी, लेकिन एक शर्त पर कि तात्सुया उन लोगों को छोड़ देगा जो सरेंडर करेंगे। तात्सुया ने कहा कि उन्हें सरेंडर करने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, मियुकी उसके पास दौड़ते हुए आई और तात्सुया को अपनी जान जोखिम में डालने से मना किया, लेकिन तात्सुया ने कहा कि उसने कसम खाई है कि जो भी उसकी बहन को नुकसान पहुंचाएगा वो उन्हें खत्म कर देगा। तात्सुया ने कहा कि वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक वो अपना गोल पूरा न कर ले। मियुकी ने जब ये सुना तो उसने पूछा कि उसका मतलब क्या है। तात्सुया ने महसूस किया कि उसने अनजाने में अपना सीक्रेट बता दिया, लेकिन उसने कहा कि अब समय आ गया है कि वो सच्चाई जाने। उसने कहा कि इस दुनिया में मेरी बहन ही वो चीज है जो मुझे सबसे प्यारी है, और अगर मुझे अपनी बहन की सुरक्षा के लिए पूरी पृथ्वी को जलाना पड़े तो मैं ऐसा करूंगा। फिर जैसे ही तात्सुया आगे बढ़ा, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरने लगे। जब दुश्मन का झुंड जमीन पर पहुंचा तो वे सब तेजी से आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जब उन्होंने तात्सुया पर गोलियां चलाईं तो उसने अपनी गन से उनकी गोलियों को गायब कर दिया और उन्हें एग्जिस्टेंस से मिटा दिया। अपनी हीलिंग एबिलिटी से उसने अपने मरे हुए साथियों को वापस जिंदा किया। लेकिन जब मियुकी ने यह सब देखा तो उसने अपनी मां से अपने भाई के बारे में सच्चाई बताने को कहा। उसकी मां ने तात्सुया का सीक्रेट बताने का वादा किया, लेकिन उससे पहले उसने मियुकी को ऑर्डर दिया कि वो उस बेकार और यूजलेस जादूगर को अपना भाई कहना बंद करे। हालांकि मियुकी ने कहा कि तात्सुया ने अपनी स्किल से उसकी जान बचाई है, पर उसकी मां ने कहा कि यही इकलौती चीज है जो तात्सुया कर सकता है, क्योंकि वो एक डिफेक्टिव और बेकार मैजिशियन के रूप में पैदा हुआ था। इस दुनिया में जादू एक पावर है जो डेटा का यूज करके चीजों को मॉडिफाई और मटेरियलाइज किया जा सकता है, लेकिन तात्सुया सिर्फ जानकारी को खत्म कर सकता है और उसे फिर से जोड़ सकता है बिना उसे बदले। तात्सुया बिना किसी जादू के पैदा हुआ था, यहां तक कि उसकी रीग्रोथ स्किल को भी जादू नहीं माना गया। इसलिए उसकी बहन ने सोचा कि तात्सुया की एबिलिटी किसी चमत्कार की तरह है। उसकी मां ने बताया कि यात्सुबा फैमिली का हिस्सा सिर्फ वही बन सकता है जो जादू का यूज कर सके। 7 साल पहले उसने आर्टिफिशियल मैजिशियन प्लान के तहत एक फॉरबिडन सर्जरी की, जिसमें उसने तात्सुया के दिमाग में जादू के कैलकुलेशन एरिया को इम्प्लांट किया। इस प्रक्रिया के कारण तात्सुया ने अपने सभी इमोशंस को खो दिया। उसका गुस्सा, गहरा दुख, नफरत, इच्छाएं और यहां तक कि प्यार भी। इन सभी इमोशंस के जगह पर उसके पास सिर्फ एक ही इमोशन बचा। इस जादू की एबिलिटी के बदले तात्सुया का जादू भी लगभग बेकार था। उसे हर दिन कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा ताकि वो एक गार्डियन के तौर पे यूजफुल बन सके। उस पल मियुकी को एहसास हुआ कि उसकी मां ने भी उस सर्जरी के दौरान अपने इमोशंस खो दिए थे, लेकिन उसकी मां ने बताया कि तात्सुया का इकलौता बचा हुई इमोशन उसकी बहन से प्यार है। जब मियुकी ने यह सच्चाई सुनी तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी मां ने बताया कि तात्सुया ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहन की जिंदगी को बेहतर बनाने में बिताई है। तात्सुया ने अपनी मां को कभी भी सच में माता पिता के तौर पर नहीं पहचाना। सच्चाई जानने के बाद मियुकी ने सोचा कि क्या उसने तात्सुया के साथ जो बर्ताव किया वो उसका प्रायश्चित कर पाएगी। इस बीच युद्ध के मैदान में बची हुई 6 शिप्स आइलैंड की ओर बढ़ रही थीं। तात्सुया ने अपनी गन को तैयार किया और बेस के अंदर एक विशाल बैरल बनाया।
हानामी ने पूछा कि क्या वो तात्सुया की मदद के लिए जा सकती है, लेकिन मिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तात्सुया अपनी दूसरी अल्टीमेट एबिलिटी यूज करने वाला था। फायर करने से पहले तात्सुया ने अपने साथियों से कहा कि वे दुश्मन के हाथों मरने से पहले वहां से निकल जाएं। हालांकि सोल्जर्स ने आखिर तक उसका सपोर्ट करने की ठान ली। तात्सुया ने अपने बैरल को नीचे की ओर झुकाया और गोली चलाने लगा। उसी समय दुश्मन की मिसाइलें उनकी ओर गिरने लगी, इसलिए सोल्जर्स ने अपने बैरियर मैजिक एक्टिव कर दिया ताकि विस्फोटों को रोका जा सके। जो समय उन्होंने निकाला उसका यूज तात्सुया ने पहले चलाई गई गोलियों की दिशा को कैलकुलेट करने और अपने आखिरी हमले की तैयारी में किया, लेकिन पूरे झुंड ने एक साथ उस पर सभी मिसाइलें छोड़ दी। तभी हनामी मोटर बाइक पर तेजी से उनकी ओर आई और आखिरी पल में विस्फोटों को रोकने के लिए पहुंच गई। सोल्जर्स ने सोचा कि वो कितनी देर तक टिक पाएगी, लेकिन अपनी एनर्जी खत्म होने से पहले तात्सुया ने आखिरी गोली फायर की। पूरे झुंड के खत्म हो जाने के बाद हनामी गिर गई। विस्फोट के कारण एक सुनामी आने वाली थी, लेकिन वो सब मुश्किल से बच निकले। और बचने के बाद हनामी ने कहा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। उसने तात्सुया को बताया कि उसकी पूरी जिंदगी मिशन और एक एआई के तौर पर उसके परिवार की रक्षा करना था, और आज उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। जब तात्सुया उसे ठीक करने वाला था तो उसने तात्सुया को मना कर दिया। हानामी ने कहा कि उसे अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज को चुनने का हक नहीं मिला, लेकिन यह पहली बार है जब मैं अपनी मौत की जगह चुन सकती हूँ। हानामी ने कहा कि अब मैं एक इंसान की तरह मर सकती हूँ, न कि एक रोबोट की तरह। उस पल हानामी ने अपनी आंखें बंद की और फिर कभी नहीं खोली। युवाना इंसिडेंट के 3 साल बाद तात्सुया ने अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया और मैजिक फर्स्ट हाई स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल के चारों ओर घूमते हुए तात्सुया एक फर्स्ट कोर्स अपर क्लासमेट से मिला, जिसने अपना नाम मायुमी बताया। उसने खुद को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बताया और पूछा कि क्या तात्सुया को स्कूल के बारे में किसी मदद की जरूरत है। तात्सुया ने उसके केडीए डिवाइस को देखा और समझ गया कि वो कोई नॉर्मल प्रेसिडेंट नहीं है। तात्सुया ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। जैसे ही एंट्रेंस सेरेमनी शुरू हुई, तात्सुया ने देखा कि जिसकी यूनिफॉर्म पर फूल है वो बेस्ट स्टूडेंट माने जाते हैं और वो आगे बैठे थे, और जिनकी यूनिफॉर्म पर फूल नहीं है उन्हें बेकार स्टूडेंट समझा जाता है, जो पीछे बैठे थे। तात्सुया की यूनिफॉर्म पर फूल नहीं था, इसलिए उसे पहले ही पता था कि उसकी जगह कहां है। थोड़ी देर बाद एक चश्मा पहने हुई लड़की ने तात्सुया से पूछा कि वो उसके पास बैठ सकती है। उसने अपना नाम मिजुकी बताया और अपनी दोस्त का नाम एरिका बताया। जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपना भाषण खत्म किया, मियुकी अपना भाषण देने के लिए आगे आई।